जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मुद्दा जो रखूंगा, मुद्दा इस बात पे है कि जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके कुछ ऐसे पहलू जिन पे उन्होंने अच्छा काम किया है, और अंत में वो पहलू पे बात करेंगे कि जिन पे उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है या वो नहीं कर पाए, या उन्होंने जो काम किया वो गलत है। ये डिसाइड तो आप लोगों को करना है कि काम सही है या गलत है। ये हर वो वोटर्स का कर्तव्य पर अधिकार भी है कि वो पहले एनालाइज करे और फिर वोटिंग करे, लेकिन मुझे अपना पक्ष देना है जो मैं दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के जो सबसे पहला मुद्दा है जो इस पर उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है। ये जो भी व्यूज़ होंगे ये मेरे अनुसार होंगे, और इस पे थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर से जानकारियाँ ली, लोगों से पूछा भी है, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, या बीच बीच में जा कर के किसी कहीं कहीं पे जब बहस छिड़ दी है कि कौन सी गवर्नमेंट ने काम किया है, तो तब जाके मेरे दिमाग में ये पॉइंट आए हैं। तो मैंने जो नोट एक अपना मतलब व्यू दे रहा हूँ इस पर। तो पहला जो है, वर्तमान जो सरकार है उन्होंने हमेशा आतंकवाद और उग्रवाद पर हमेशा फ्रंट फुट यानी एग्रेसिव नेचर पे ही काम किया है। एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव मोड पे मतलब ये नहीं है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, या किसी ने अगर क्राइम किया हुआ है या कोई आतंकवादी है तो उसको केवल एक ही नेचर रखा है कि कैसे इसको कुचला जाए, कैसे दबा जाए, कैसे इसका जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। कैसे, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, या बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी, या सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी हमले के बाद, या कैसे अभिमन्यु जो पाकिस्तान में अपने MiG-21 और F-16 के फाइटिंग के बाद वो वहाँ पे पाकिस्तान में गिर गए थे अपने फाइटर से लड़ते लड़ते, फाइटर जेट से लड़ते लड़ते। तो उसको एक ऐसा देखो, वहाँ पे इस सिचुएशन पे लाके पाकिस्तान को खड़ा कर दिया था कि आप नहीं देंगे या आप रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर क्या हासिल होगा वो आप जानते ही हैं। दूसरा जो मुख्य काम है बीजेपी गवर्नमेंट का, धारा 370 और 35 है। आप सभी को पता है कि जब ये दिए गए थे, ये कुछ आर्टिकल 370 हो गया, 35 भी हो गया, ये उस टाइम का एक नासूरी समझ लो, घाव ऐसा समझ लो कि जो भरना ऐसा लग रहा था बीच में कि नामुमकिन सा है। लेकिन इसको कैसे बखूबी, बहुत ही कूटनीतिज्ञ तरीके से, और बहुत ही मान लो कि एक ऐसे तरीके से जो बेस्ट तरीका हो सकता है, कैसे इसको रिमूव करवाया। फिर उसके बाद 370 और 35 ये के बाद अब हर किसी का मानना होगा कि हमारा फ़ायदा नहीं हुआ या इंडिविजुअल फ़ायदा नहीं है, लेकिन देखो वहाँ पे जो आज की डेट में G20 सम्मेलन हुआ है, कश्मीरियत के लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, जो बाहर से लोग घूमने जाते हैं। पहले टेरर टाइप का था, लेकिन आज की डेट में खुशहाली है। वो लोग हम मीडिया में देख रहे हैं, और जो लोग वहाँ पे हैं प्रेजेंट, डिप्लॉयमेंट है, आर्मी वाले हैं या अदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी, उनके भी जब सोशल मीडिया पे अपने व्यू आते हैं, अपने जो विचार देते हैं, वो उससे पता लगता है। नेक्स्ट जो है, धार्मिक आस्था जो हमारा सनातन धर्म है उसको किस हिसाब से आगे रखा हुआ है, कैसे हमारे सांस्कृतिक गौरव को पूरे विश्व पटल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उसमें वर्तमान सरकार ने बखूबी काम किया है। अब जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ के इलाके में मैं गया था, तो वहाँ पे सुदूरवर्ती इलाकों में नाम होगा, जैसे मुकेश पीटर होगा, या ऐसे नाम है, मतलब उनके नाम जो हिंदू हैं, लेकिन पीटर या एंड्रियो ये नाम उनके पीछे से क्रिश्चियनिटी लगा, मतलब कहीं ना कहीं वो हिंदू सभ्यता से पहले से और अब भी जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो ना, जब भी धर्मांतरण हुआ है, वो चाहे मेन सिटी हो, उनमें अटैक नहीं हुआ, या जहाँ पे ऐसे लोग विद्यमान थे जो पुरजोर विरोध करते थे इस चीज़ का, या लोग जो विद्वान थे, विद्वत थे अपनी धार्मिक आस्था से, उन लोगों ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कहाँ अटैक हुआ ये देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, इन इलाकों में, जहाँ जंगली इलाकों में, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो कि वहाँ पे कैसे पहुँचे, वहाँ पे लोग धर्मांतरण गुरु, जो धर्म गुरु अलग अलग धर्मों से पहुँचे हैं और इनका धर्मांतरण करवाया है। अभी भी वो लोग, ऐसा नहीं है, उनके जो पूजने में है उनमें देवी देवता भी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो क्रॉस का साइन है क्रिश्चियनिटी का लगा हुआ है। तो अगर इसके पीछे डिबेट हो, डिस्कस हो, तो सीधे पता लग जाता है कि ये चीज़ पहले कभी ना कभी कुछ गलत ज़रूर हुआ है, चाहे उनको पैसों के लिए हुआ हो,
चाहे उस टाइम पे जो जातिवाद तरीके से होता था या जमींदारी प्रथा थी, उसको कुचलने के लिए ये काम किया हुआ। और ये काम तब से चला आ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, तब से ही काम हुआ था। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में अचानक ही काम हो गया, ये तब से चला आ रहा है। लेकिन इसकी अवेयरनेस आज तक थी नहीं, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही थी। लेकिन एक बोलते ना हाईलाइटेड करना कि कैसे कैसे धर्मांतरण कितने तेज़ी से हुआ है, वो इस सरकार ने लोगों को बताया है। नेक्स्ट है विदेश नीति को शिखर पर पहुंचाना। इस चीज़ से आप लोग भी वाकिफ़ हैं कि आज के डेट में अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी सरकार का, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर पीएम जा रहा है तो दूसरे देश का ही पीएम या प्रेसिडेंट या उसी लेवल का जो वहाँ का किंग हो या उसी लेवल का जो भी उनका मंत्री है, राजा है, उसी लेवल का हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करना आता है। पहले ऐसा नहीं था। मान लो यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर चले गए, कोई भी गया, मनमोहन सिंह जी गए या लाल बहादुर शास्त्री जी गए या नरसिम्हा राव जी गए, उनको उस लेवल का जो रिगार्ड था वो नहीं मिलता है। अब हमें इंडिविजुअल रिगार्ड नहीं देखना है कि भाई नरेंद्र मोदी है तो उसका रिगार्ड हो गया। नो, नरेंद्र मोदी जब विदेश जाता है या मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे या नरसिम्हा राव जी विदेश गए थे या कोई ज्ञानी जैल सिंह या अदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव, वो अकेला इंडिया उस टाइम पे बाहर जाता है तो उसको वो रिगार्ड नहीं मिलेगा, यानी इंडिया को रिगार्ड नहीं मिलेगा। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है। पहले प्रधानमंत्री चले गए थे, चले जाते थे और रिसीव करने कोई सेक्रेटरी या कोई अदर मंत्रालय वहाँ पे पहुँच जाता था, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से प्रधानमंत्री जी निकलते हैं तो वहाँ रिसीव करने या तो अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद आते हैं, ब्रिटेन जाते हैं तो वहाँ पे ब्रिटेन के प्रेसिडेंट खुद आते हैं। तो ऐसा आपको दिखेगा और हमेशा ही दिखेगा। जो दूसरे सम्मेलन होते हैं जैसे G20 हो गया या जो विकासशील देशों की मीटिंग होगी, आसियान हो गया या दो देशों के बीच तीन या क्वाड्रेट कंट्री हैं, जो कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे बढ़ चढ़ के हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको कैसे एक रेस्पेक्ट दी जाती है। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि परिवार के मुखिया का रेस्पेक्ट ही अदर लोगों का रेस्पेक्ट है। जो इसमें पांचवी चीज़ है, वो पांचवा पॉइंट है, वो कुछ छिपी हुई चीज़ें थी जो पहले से होती चली आ रही थी लेकिन उसको हाईलाइटेड न मीडिया कर पा रही थी, ना ही लोग उसको बढ़ चढ़ के कर पा रहे थे। आज के डेट में वो चीज़ें इतनी हाईलाइटेड हैं कि वो होना धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा ऐसा लगता है। जिस हिसाब से जगह जगह ऐसे मामले आते हैं, जैसे लव जिहाद का मामला हो गया, धर्मांतरण का मामला हो गया, इतने तेज़ी से। और इसमें ऐसा नहीं है कि स्पेशली मीडिया, सारे लोग इफ़ेक्टिव हैं। और ये कारण क्या है कि आवाज़ जो उठा रहे हैं ना, उनको पता है उठाने वालों को कि हाँ हमारी आवाज़ अब सुनी जाएगी। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, वहाँ पे आपकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था और ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। मान लो कि एक होता है प्यार मोहब्बत ठीक है, वो मामला गलत है। लेकिन अगर सुनियोजित तरीके से आपको किसी को फंसा रहे हो किसी अपने मोटिव के लिए, अपना एक वो लेकर के, अपना एक टारगेट लेकर के कि इसके साथ ऐसा होगा, बाद में ऐसा करूँगा, मुझे बस करना ही करना है, तो ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। और इस चीज़ का पहले ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं होता था, पहले भी लव जिहाद के मुद्दे आते थे। लेकिन इसको एक हाईलाइटेड करना, जो मीडिया पर आकर के बयान देना कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको रोकिए, हमारे उच्च नेताओं द्वारा बताया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स भी आज के डेट में बढ़ चढ़ के इस चीज़ को, चाहे ये सबसे बड़ा, इस चीज़ को कौन सबसे कम करेगा? सरकारें तो कम करेंगी नहीं, करना तो पुलिस को ही है। ये मामले दाखिल करके और मामलों पे नज़र रख करके करना तो पुलिस को है। लेकिन पुलिस किसके इशारों पे काम करती है? पहले से तो नकारा नहीं जा रहा है, सरकारों के इशारों पे ही काम करती है। तो ये मुद्दा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, सीमाओं की सुरक्षित रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। पहले की सरकारों ने सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ावा दिया है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे, वहाँ पे रोड को इस प्रकार से नहीं बनाएंगे कि जो 12 महीने ओपन रहे। बर्फबारी हो तो वहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजी हो कि वो बर्फबारी हमारे सिक्योरिटी में रोड़ा ना बने। तो उसके लिए वर्तमान सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। आप बाकायदा अगर
घूमने का मौका मिले तो कभी लेह लद्दाख चिनानी नासरी जो सुरंग है उससे ऊपर जा करके अटल सुरंग से लेके इधर अपने नीति माणा रिमखिम इस एरिया में चले जाओ, या उधर डोकलाम, इधर जो गलवान वैली है उसमें कैसे कैसे गवर्नमेंट ने एक कम समय में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बाकायदा और समय के और सरकारों के मुकाबले। तो ये हमसे छिपानी है, ये आप लोगों से और हमसे छिपानी है चीज़ें। नेक्स्ट है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर योजना, हर घर बिजली योजना, घर घर हर घर पानी या हर घर नल योजना हो, गैस सिलेंडर बंटवाए गए हों। ऐसे योजनाएं वैसे अनगिनत हैं, हज़ारों योजनाएं ऐसे हैं कि जो वर्तमान सरकार ने चलाएं, लेकिन उसमें जो सफल योजनाएं हैं वो बहुत कम हैं। और उनमें मैं आपको गिनाऊंगा, एक जो सफल योजना है वो मेरे अनुसार है, इसमें मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसका जीता जागता उदाहरण मेरा गांव है। मेरे गांव में पहले जो 17 बीपीएल परिवार थे, उस टाइम पे इंदिरा आवास योजनाएँ चलती थी। रिपोर्टें लिखवाई जब भूकंप आया था 1993 या 4 वाला, उसका 99 वाला, तो वो जब चला हुआ था तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हर बोले रिपोर्टें लिखवाई जाती थी। डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट भी जो जनता दरबार होता था कि किन किन के घर बनाने हैं, वो 17 परिवारों ने अपने घर लिखवाए थे। तब मैं भी बीपीएल परिवार में आता था, मेरा भी घर उसकी वजह से क्रैक हुआ था उस भूकंप वजह से, और मैंने भी जनता दरबार में, मेरे फादर ने जनता दरबार में जा कर के ये चीज़ लिखवाई थी, लेकिन वो मिला नहीं। धीरे धीरे मेरी स्थिति सुधरती गई, मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो बाकी आज के डेट में प्रेजेंट रह गए 17 परिवार थे, उन सबको वो इंदिरा आवास योजना तब अप्लाई किया था, तब नहीं मिला, अभी की सरकार में मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो मेरे अनुसार ये भी सफल योजनाओं में से रही है। सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना थी, उसमें आपने देखा होगा घरों घरों में आज के डेट में सिलेंडर है, सबके पास है। महंगाई पे बाद में चर्चा होगी, महंगाई पे भी चर्चा होगी। तीसरी चीज़ है जो ये डिजिटल इंडिया है। आज के डेट में मोस्टली पेमेंट आप कहीं भी जाते हो, मध्यम वर्गीय और हाई क्लासेस लोगों का तो केवल एक ही ये है कि डिजिटल पेमेंट करना है, पर्स लेके चले ना चले, लेकिन मोबाइल चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ योजनाएं हैं, कुछ 2-4 और योजनाएं हैं जो मैं यहाँ पे याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो ये योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड जो है, तो ये बहुत सफल योजनाएं हैं वर्तमान सरकार की। नेक्स्ट है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। पिछली सरकारों ने स्टार्टअप को इतना बढ़ावा नहीं दिया था। कोई भी देश अगर 100 किसी देश में अगर एक किसी कॉलेज से 100 लोग अगर निकल रहे हैं, उसमें से अगर 80 ने सोचा है कि मैं स्टार्टअप करूंगा और 20 ने सोचा मैं नौकरी करूंगा, तो ही वो 20 नौकरी करने वाले सफल हो जाएंगे और स्टार्टअप जो करने वाले हैं तो ही वो देश डेवलप है। अमेरिका का यही सीन है कि अगर वहाँ से किसी कॉलेज से 100 लोग एक साल में ग्रेजुएट हो रहे हैं, चाहे वो IIT सेक्टर में हो, चाहे BCom कॉमर्स सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, उनमें से 100 अगर निकल रहे तो 80 का सोचना ही होता है कि भाई हम 80 ये सोचते हैं कि हम अपना स्टार्टअप करेंगे, हम अपना हॉस्पिटल खोलेंगे या हम अपना कंपनी खोलेंगे, और 20 ये सोचते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या प्राइवेट एम्प्लॉयर हो। तो वो लोग इसलिए डेवलप हैं, हमारा ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ से 80 अगर 100 निकलेंगे तो मोस्टली 90 लोग ये सोचेंगे कि हमें क्या करना है, नहीं ये हमें नौकरी करनी है, और 10 ये सोचेंगे कि हाँ कोई पापा का बिजनेस संभालेगा, कोई जो खेती बाड़ी करेगा, या कोई ऐसे कुछ स्टार्टअप अपना जो पहले से है वो चला रहा हो, या कोई 2-4 ऐसे ही इनिशिएटिव लेंगे कि अपना नया स्टार्टअप खोलेंगे। बाकी बस कोचिंग करते रह जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग जाते हैं, और लास्ट में उन्हें आना यहीं प्राइवेट जॉब में ही पड़ता है। तो इस चीज़ के पीछे जो आपने देखा होगा स्टार्टअप के लिए कितना काम चल रहा है, और गर्व है मुझे कि इस बात पे कि पहला जो प्रधानमंत्री है वो इस और पहली सरकार है जो स्टार्टअप पे जोर दे रही है। नेक्स्ट है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं और जो हमारे टॉयलेट बने हैं, जो ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो टॉयलेट बने हैं, बहुत ही सराहनीय काम है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हुआ है। अब हम वो बात करेंगे, दूसरा एक मैं अहम मुद्दा था तो 10वां मुद्दा था तो मैं उससे भटक गया था थोड़ा, कि पहले सोचा जाता था कि भाई जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो बनियों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, क्षत्रियों की सरकार है। लेकिन आपके सामने मैं आंकड़े पेश करता हूँ, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ब्राह्मणों की सरकार है, बनियों की है, या सभी की सरकार है। SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने
जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, उसको बाद में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके टाइम पे ये एक्ट लाया गया था SC/ST। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, नकार दिया था कि ये लोगों में गलत भावनाएं पैदा करता है, लोगों में डर पैदा करता है। लेकिन जो बीजेपी सरकार है उसमें 17-18 दिन में ही वापस उस एक्ट को लेके आ गई। तो कहाँ मतलब उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी उसके विरोधी है। दूसरा, आप राष्ट्र प्रेसिडेंट देखते हैं कंटिन्यू रामनाथ कोविंद जी बने, उसके बाद अपने द्रौपदी मुर्मू जी बने। तो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और एक आदिवासी महिला है जिनको इतना प्रमोट किया गया है। तो इसमें कहीं आपको लगना नहीं चाहिए कि सरकार इस प्रकार का कोई मनोभावना रखती है उस प्रकार में। अब बात करते हैं इस सरकार के विपक्ष में जो काम इन्होंने अच्छे ढंग से नहीं किया। पहला जो मेन काम है, महंगाई पे जो सरकार बोलती थी कि हम इतनी महंगाई कम करेंगे, इतना हम वो करेंगे, कम करेंगे, ये महंगाई बढ़ती जाती है तो बहुत गरीब लोगों को, मज़दूर लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। तो महंगाई पे सरकार अभी भी फेल है, पूरी फेल है। दूसरा है डॉलर की कीमत, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। डॉलर की कीमत नहीं संभल पा रही है। बताओ कैसे? डॉलर 2000 में 40 रुपये का था, $1 की कीमत 2040 रुपये थी। 2000 में 40 रुपये, 2004 में भी 40 थी। यानी अटल जी के टाइम पे डॉलर की कीमत में कोई भी चेंज नहीं आया। 2014 में 63 का हो गया, यानी बहुत ही रैपिडली बढ़ा। और 2023 में 81 रुपये का, यानी कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी इंटरनेशनल में हमारी जो मुद्रा है उसकी साख नहीं बचा पा रहे, कंटिन्यू चलता जा रहा है। नेक्स्ट है अग्निवीर परियोजना। ये अग्निवीर परियोजना केवल उन लोगों के लिए है जिन कंट्रियों में मैन पावर कम है, जहाँ बॉर्डरें या तो सुरक्षित, लगभग कम सोल्जर्स की ज़रूरत है, या यहाँ पे जहाँ पे शांति प्रिय बॉर्डर हैं, जहाँ पे केवल आपको बस एक गार्ड लाइन तैयार करनी है कि यहाँ पे हमारा बॉर्डर है। जहाँ पे उस कंट्रियों के लिए अग्निवीर परियोजना ठीक है, या जो डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है कि वहाँ पे आपको फोर्स से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बचा सकती है। लेकिन इंडिया के लिए अग्निवीर परियोजना ठीक नहीं, और बेरोज़गारी भी इतनी कम है, तो हम जितना ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करेंगे वो है। दूसरा है किसान बिल। किसान बिल अगर सही था तो वापस क्यों लिया, और अगर वापस लिया भी तो पहले लगाया क्यों? फिर जब किसान बोला जाता है ना कि भाई तुम वो काम करो जो पब्लिक चाहती हो, लोकतंत्र में है तुम, प्रजातंत्र में नहीं है। अगर तुमने जनता के हित में भी काम करना है तो जनता के सोचने पे ही काम करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है धीरे धीरे जो सेना भर्ती कम हो रही है। मेरे देखते देखते 2012-13 में जब मैं भर्ती के लायक हुआ था तो 2012-13-14 में साल में 2 बार निकलती थी भर्ती, एक मार्च में, एक सितंबर-अक्टूबर में, और कम से कम 1000-2000 लोग मेरे गढ़वाल राइफल में भर्ती होते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा कदाचित नहीं है, साल में एक बार भर्ती होती है, उसमें अब धीरे धीरे कहाँ पहले 100-150 लोग दौड़ाते थे, 10-15 को लेते थे, आज की डेट में 500 का बैच दौड़ा के 7-8 को लेते हैं। और दूसरा ही उनको भी परमानेंट भर्ती नहीं है, अग्निवीर योजना है वो। अब मेरे इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, सेना भर्ती में कमी नहीं आनी चाहिए वर्तमान बेरोजगारी को देखते हुए और लोगों का पैशन देखते हुए, और हमारे ये इतने चारों तरफ जो विरोधी हैं उनको देखते हुए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारा चीन हो, सारे के सारे इधर से आँख दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट है सशस्त्र बल भर्ती जो थी, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री में CAPF में आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, उसमें ITBP, CRPF, SSB, आसाम राइफल, IB, कितने बल हैं इनमें? कहाँ 53,000 थे 2015 में, आज की डेट में ये 12-13 हज़ार पे सिमट गए हैं भर्ती हुए एक साल में। तो बहुत कमोबेशी आई है इनमें, और ये बहुत सोचनीय विषय है। नेक्स्ट है गंगा यमुना साफ सफाई। मोदी सरकार जब फर्स्ट बनी थी 2014 में, तो स्वच्छ भारत मिशन में गंगा और यमुना की सफाई के लिए गंगा के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते थे। लेकिन जो आज ग्राउंड में 5% भी गंगा यमुना साफ़ नहीं है। जो हाल पहले था कि ऋषिकेश तक गंगा साफ़ है, आज भी उतनी साफ़ है, उससे आगे सारा सीवेज कचरा सब उसमें मिलता चला आ रहा है। और मान लो कि तुमने बायो टॉयलेट बनाए या उस प्रकार के जो बनाते हैं छोटे छोटे, अब ये तो है नहीं ना यार। एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, मान लो कि किसी घर में या किसी इलाके में 1000
परिवार थे। अब आज की डेट में 1000 के बदले 1500 परिवार हो गए, और तुमने बस वो जो गड्ढे या मतलब एक डाटा दे रहा हूँ कि जो सीवेज था, एक छोटा सा तुमने बाइलोट टॉयलेट बनाया, तो 1500 लोगों में से 1500 के लिए में से 1000 के लिए बनाना था, ताकि 500 लोगों का जाएगा तो फिर भी उसका असर कम पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। 100-200 लोगों के बनाने से वो गंगा साफ नहीं हो जाएगी। तो गंगा और यमुना बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी असंतोष उतना ही है जितना पहले था, और बल्कि 2013 में वो कम कर दिया गया था। और ये सरकार मणिपुर में जो असंतोष है, माना कि असंवैधानिक असंतोष है, मैती भी उतने हकदार हैं, लेकिन यार सरकार तो जिम्मेदार होगी ना, तुम कैसे न कैसे कंट्रोल करो, लेकिन करो। और कैसे कंट्रोल करने का ये मकसद, अब ये तो मैं तो इतना बड़ा, हमसे भी बड़े बड़े लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मणिपुर में भी बैठे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठे हैं, उनको इसका डिसीजन लेना है, कैसे ना कैसे उसको ग्राउंड लेवल पे जीरो करने की कोशिश होनी चाहिए, जो अभी तक फिर से भड़का दी है। मणिपुर में 100 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के हितों में अनदेखी। एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले से ही सरकार के साथ रहता है कि पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद होती ठीक है, पेंशन तो मिलनी भी नहीं चाहिए। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, पेंशन एक सरकार के ऊपर बोझ है। मान लो कि एक जो पेंशन उसी हिसाब से है जैसे एक परिवार में 5 लोग काम करने वाले हैं, उनमें से एक को पैरालिसिस हो जाता है, तो वो बोझ बन जाता है किस पे? पूरे परिवार पे। पूरे परिवार को वो कैसे डीमोरलाइज कर देता है। आदमी जो कोई भी वो होता है, करना तो पड़ता ही है, लेकिन कैसे परिवार का जो डिग्रेड शुरू हो जाता है वो वहाँ से हो जाता है, कैसे एक वहन करता है। ठीक उसी प्रकार पेंशन भी सरकार के ऊपर वहन, लेकिन वो पेंशन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, नेताओं की भी नहीं होनी चाहिए। वो भी तो पेंशन है। एक दिन के लिए तुम मंत्री बनते हो, एक दिन के लिए तुम कहीं पे कोई पार्षद बनते हो या विधानसभा में जाते हो, लोकसभा में अलग अलग पेंशन ले रहे हैं। पता नहीं ये चलता क्या है सरकार ने, कैसा ये मेरा ये तो तब से अटल जी की सरकार का ये डिसीजन तो आज तक मेरे इस पल्ले ही नहीं पड़ा कि भाई क्या क्या जुर्म था, या उन लोगों में ऐसे क्या होता है कि उनको पेंशन तक तुमको ख़त्म करना था, सबका कर लेते ना, कोई रह ही नहीं बचता, लोगों के लिए सवाल ही नहीं बचता। पर ऐसा नहीं है, आप लोगों को ये भी नहीं करना है। दूसरा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, एक असंतोष उनका पेंशन के लिए है, और सबकी बंद होनी चाहिए पेंशन, यही है। तीसरा है, चीन से व्यापार पर प्रतिबंध, जो बिल्कुल नहीं लगा, केवल धरा का धरा रह गया। अब जो है, चीन के व्यापार पर प्रतिबंध क्यों नहीं? जब गलवान वैली का हमला हुआ था, घटना हुई थी, 40 लोग हमारे शहीद हुए थे और उससे ज़्यादा उनके भी शहीद हुए थे। उसके बाद जब उनका जो एग्रेसिव नेचर देख करके प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, हम चीन से व्यापार प्रतिबंध पूर्ण रूप से कर देंगे। और ये चला हुआ था कि सारे एप्लीकेशन बंद, टिकटॉक बंद, ये बंद, फलाना पता नहीं क्या क्या घोषणा उस टाइम पे सरकार ने किया था। सभी लोगों का रोष भी था, तो सभी लोग उस पर बढ़ चढ़ के, जितने भी एप्लीकेशन मोबाइलों में थे हमारे भी, चाहे वो ट्रू कॉलर हो या टिकटॉक थे, लेकिन कहीं जो थे एप्लीकेशन, हमने भी बढ़ चढ़ के उसको अनइंस्टॉल करके उनको हटा लिया था। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज के डेट में मार्केट में उनके उतनी वैल्यू में उतने ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे को देखने को मिल रहे हैं आज के डेट में। ओप्पो, वीवो, छोटी छोटी चीज़ें चाइना की, बताओ यार कहाँ, मतलब पॉलिसी कहाँ रह जाती है। हम बाध्य तो नहीं है उससे बिजनेस करने के लिए। राष्ट्रवाद पर अगर आपको चलना है, राष्ट्रवाद पे अगर हमको चलना है, हमको अगर भारत की प्रगति देखनी है, तो हमें एक चीज़ ये करनी पड़ेगी, दुश्मनों को सबसे जल्दी दूर जितना हम कर दें उतना ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा मूल्यांकन था। कुछ मैंने आपको 11 पॉइंट ये बताए कि जो बीजेपी गवर्नमेंट के अच्छे हैं, और कुछ 5-6 पॉइंट ये बताए जो बीजेपी गवर्नमेंट के सही इन्होंने काम नहीं किया या इस पे वो नहीं किया। और एक मेन मुद्दा ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल तो बिल्कुल भी, मतलब ये एक्ट सोचता ही नहीं है कोई इस बारे में। पता नहीं कहाँ ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि अलाना ढिमकाना फलाना, किसान बिल, अलाना बिल, फलाना बिल, ये सारे पास होते रहते हैं। कैसे लोकसभा में जो हमारी संसद में विपक्ष है या पक्ष में, कभी इस बारे में सोचता ही नहीं है।
लगता है ऐसी सरकारों पे मुझे तो कभी कभी ये जो हो जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, चाइना से आगे चले गए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हम आगे चले जाएं, मुद्दा ये है कि देश के पास इतनी कम ज़मीन होने के बाद, इतने कम संसाधन होने के बाद अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कभी हम गरीबी से उभर नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ जो थी मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, मेरे विचार ये थे। और सरकार ने काम मेरे हिसाब से और सरकारों के मुताबिक अच्छे काम किए हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जैसा सोचा था कि कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं होगा, कुछ चीज़ें वैसी हुई नहीं हैं। तो आई होप कि अगर कोई आगे यही सरकार आती है या दूसरी सरकार आती है, कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है कि आती कौन है, लेकिन आनी राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। जो लोग बात करते हैं हमेशा राष्ट्रवाद की, जो लोग काम करते हैं राष्ट्रवाद के हित में, जो लोग काम करते हैं जनता के हित में, गरीबों के हित में, और जो लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा, संसाधनों को सुनियोजित किया जाएगा। और आप लोग भी इसमें सहयोग करें कि किस किस को आपने वोट देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।